हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही थी, उस साइंस की सीरीज़ में जीएस की साइंस की सीरीज़ में हमारा टॉपिक एक चल रहा था साइटोलॉजी। और उस साइटोलॉजी में अगर हम बात करें तो उस साइटोलॉजी में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक तो आपका हमने ख़त्म कर दिया है। छोटा टॉपिक, इसके बाद हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग पोषण की बात करेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर चलेगा। अब देखिए, यहाँ से इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको एक नाम और दिया जाता है। नाम थोड़ा सा पकड़िएगा, डीएनए प्रोफाइल। डीएनए प्रोफाइल, ठीक है। आगे देखिए, डीएनए प्रोफाइल, इसको हिंदी में कहा जाता है अंगुली छापन। अंगुली छापन, याद रखिएगा, अंगुली छापन। ये बहुत बार सवाल कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि अंग्रेजी इसको डीएनए प्रिंट कहा जाता है, डीएनए प्रोफाइल्स कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसका नाम थोड़ा सा, डीएनए प्रोफाइल अगर कहेगा या छापन, अंगुली छापन कहेगा, सब बात एक ही कर रहा है। आगे देखिएगा, इसे जीवों का प्रूफ रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सब बात करूंगा, प्रूफ रीडिंग की बात करने जा रहा है, यहाँ देखिएगा। फिर इसके बारे में अब फैक्चुअल चीज, इतने तो नाम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा, क्योंकि अक्सर नाम में ही कन्फ्यूजन लोगों को होता है। क्योंकि अंगुली छापन कहे तो मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइल कहे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अंगुली छापन कहे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहा है, प्रूफ रीडिंग की बात करेगा तो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेगा। अब ये है क्या, आया कहाँ से? देखिए, जो कल बात किया था मैंने डीएनए, वो वीडियो जाकर आप देखिएगा। डीएनए की पूरा डिटेल मैंने बात किया है। अब देखिए, यहाँ से सवाल लेते हैं, क्या क्या बनते हैं सवाल के साथ साथ, और क्या क्या। इसकी खोज पहली बार, यानी इसकी खोज का मतलब इस तकनीकी का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीकी है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक की खोज, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी खोज पहली बार 1984 में डॉक्टर अलक, कहीं कहीं पे अलक लिखता है और ये अलक जाफरी ने किया था। अब ध्यान दीजिएगा, अलक जाफरी साहब ने किया था। इसके बारे में क्या क्या इन्होंने बताया, फैक्चुअल चीज़ निकाल रहा हूँ। अलक जाफरी साहब ने तकनीकी की पहली बार खोज किया। और अगर आगे हम लोग बात करें तो अलक जाफरी, पूछा गया सवाल है, डॉक्टर अलक जाफरी ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा। कई बार सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब एक सवाल बन सकता है कि पहली बार विश्व का कौन सा देश है जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी की खोज किया? ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलक जाफरी ने ब्रिटेन का था और ब्रिटेन में पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक की खोज की गई। अब ध्यान दीजिए, इतना तो यहाँ से जो फैक्चुअल चीज़ें थी उतना हमने आपको डिटेल में बता दिया।
अब यहाँ से फिर हम अगर आगे बात करें तो ये क्या है, देखिए इसने क्या क्या बातें बताई। बात इन्होंने ये बताया कि जो कल मैंने बात किया था कि ये जो स्ट्रक्चर से डबल हेलिक्स, इस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या काम किया था, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं इतना ही रखूँ इसको, यानी जो डीएनए था हमारा, ये जो डीएनए था हमारा, इस डीएनए के बारे में इन्होंने बताया। डबल हेलिक्स मॉडल जो था, इस डबल हेलिक्स के मॉडल में तो पूरी जानकारी किसने दिया था, पूरी जानकारी दिया था आपके पास वाटसन एंड क्रिक्स ने, जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1962 में। वाटसन और क्रिक्स को इसलिए डबल मॉडल कहा गया। इन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने इसको उठा करके क्या काम किया, एक सीढ़ीनुमा सिंपल फॉर्म में रखा इस तरह से, और बताया कि सभी जीवों का, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे केस स्टडी करा दूंगा तो ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया था, ये मान लीजिए आपकी एक डीएनए की पट्टी है, प्लेट है, और इस प्लेट में इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमेशा जो डबल बॉन्ड लगा होगा, इस डबल बॉन्ड में यहाँ पे एडेनिन होगा और यहाँ पे क्या होगा, थायमिन, और यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, और अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो साइटोसिन के साथ क्या लगा होगा, साइटोसिन के साथ क्या लगा होगा, ग्वावानिन। आगे देखिएगा, इसी चीज़ को समझिए थोड़ा सा। अगर यहाँ से फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, ये जो क्रम दिखाई दे रहा है, आप इसको ऐसे समझिएगा, ये जो क्रम है, इस क्रम को इसने सिंप्लीफाइड किया था, और सिंप्लीफाइड में उन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए एक डीएनए आपका ये लिया टुकड़ा, एक डीएनए टुकड़ा आपका ये लिया गया, एक डीएनए टुकड़ा आपका ये लिया गया, एक डीएनए का टुकड़ा आपका, सॉरी इधर शायद ना दिखाई दे क्योंकि कल दिखाई नहीं दे रहा था, एक डीएनए का टुकड़ा इन्होंने ये लिया। मान लीजिए यहाँ पे मैं केस करा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक डीएनए का टुकड़ा ए था, एक डीएनए का टुकड़ा बी था, एक डीएनए का टुकड़ा सी था, और एक डीएनए का टुकड़ा क्या है, डी है। सपोज दैट 4 लोग थे, या मान लीजिए एक ही डीएनए, 4 डीएनए हमको मिला, और इस डीएनए को इन्होंने कहा कि इसको पकड़ के खींच दिया जाए ऐसे। तो इसी को जब खींचा तो ये क्या हो गया, बराबर बराबर धागों में कट गया, टूटा। और ये जो धागा था, इसमें इन्होंने बताया इस डीएनए में अगर बात किया जाए तो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा रहेगा, थायमिन से। थायमिन हमेशा किससे जुड़ा रहेगा, एडेनिन से। और यहाँ देखिएगा ग्वावानिन हमेशा किससे जुड़ा रहेगा, साइटोसिन से। ये ए वाली संरचना है, पकड़िएगा। बी वाली संरचना देखिए, एकदम बिल्कुल केस करा रहा हूँ। बी वाली संरचना में मान लीजिए यहाँ पे थायमिन है और यहाँ पे एडेनिन है, और इसके बाद यहाँ पे साइटोसिन, और यहाँ पे क्या आ गया, साइटोसिन के साथ ग्वावानिन, और यहाँ पे फिर एडेनिन आ गया। एडेनिन के साथ क्या आ जाएगा, क्या जुड़ेगा, हमेशा एडेनिन के साथ थायमिन। ये दूसरी संरचना। तीसरी संरचना देखिए, मान लीजिए तीसरी संरचना, अगर तीसरी संरचना के बारे में हम बात करें तो तीसरी संरचना में अगर हम बात करें तो तीसरी संरचना में आप ये कह सकते हैं कि तीसरी संरचना, चलिए इधर शायद नहीं कट रहा होगा कल, क्योंकि कट गया था, देख रहा था मैं वीडियो, इसको देखिए यहाँ से। तीसरी संरचना यहाँ ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए सी नंबर की जो संरचना थी, इस संरचना में ए एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा, थायमिन, और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ जुड़ गया है साइटोसिन के साथ ग्वावानिन। और इसके बाद आगे अगर मैं फिर से यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से जुड़ जाएगा आपका, मान लीजिए ग्वावानिन के साथ क्या जुड़ गया, साइटोसिन। अब देखिए चौथी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो चौथी स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें यहाँ से, तो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ रहा है, मान लीजिए एडेनिन किससे जुड़ गया, यहाँ पे थायमिन, और थायमिन हमेशा किससे जुड़ गया, एडेनिन से। और ग्वावानिन किससे जुड़ गया, ग्वावानिन, ध्यान रखिएगा, ग्वावानिन किससे जुड़ गया है, साइटोसिन से। अब आप बताइए कि इन चारों स्ट्रक्चर में किसका डीएनए प्रोफाइल सही है, किसका डीएनए प्रोफाइल कौन मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। बस यहीं से आप समझ भी जाएंगे। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो पहले नंबर पे एडेनिन किससे जुड़ा है, थायमिन से। इसमें देखिए तो पहले नंबर पे क्या जुड़ा है, थायमिन एडेनिन से। क्रम बदल गया, यानी डीएनए का जो द्विगुणित मॉडल था, उस डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग में बताया गया कि जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो सभी जीवों में, जो एक जीव होता है, यानी कहा गया कि सभी जीवों में क्या होता है, क्षार, नाइट्रोजन क्षार सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, थायमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा, ग्वावानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ेगा, ग्वावानिन से जुड़ेगा। लेकिन इनका जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर देखिए 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, देखिए ऑर्डर बदल गया।
अगर ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है, जैसे यहाँ देखिएगा, इसका मतलब ए का संरचना और डी की संरचना कैसी है, एक है। देखिए एक नंबर पे क्या है, एडेनिन के साथ कौन जुड़ा है, थायमिन, ये तो जुड़वे करेगा, थायमिन के साथ एडेनिन, थायमिन के साथ दूसरे नंबर पे कौन है, एडेनिन, ग्वानिन के साथ कौन है, साइटोसिन, ग्वानिन के साथ कौन है, साइटोसिन। इसका कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, ये बात जो है, ये बात जितना मैं यहाँ पे बनाया आपके पास, ये पूरी बात को किसने बताया था, अलग जाफरी साहब ने बताया था। क्या बताया आप समझिए, इसका मतलब यहाँ इस फिगर से ये पता चल रहा है कि किसी भी जीव का जो आनुवंशिकी गुण के साथ साथ जो डीएनए होता है, डीएनए प्रोफाइल के फॉर्म में जो होता है, वो सभी व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या होता है, सेम होता है। एक व्यक्ति का डीएनए, जैसे मेरा डीएनए आपका डीएनए अलग अलग हो सकता है, कंडीशन सेम हो सकती है, क्या अलग होगा, सब कुछ नाइट्रोजन क्षार सेम होंगे, लेकिन क्रम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हो सकता है आपके डीएनए का क्रम क्या होगा, यहाँ से, हो सकता है किसी दूसरे के डीएनए क्रम यहाँ होगा, मेरे डीएनए क्रम यहाँ है, मेरे बच्चे के डीएनए क्रम कहाँ हो सकता है, ये। इसका मतलब क्या बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का आपराधिक गुण, पैतृक गुण, एक चीज, दो चीज पकड़िएगा, इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी प्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का आपराधिक गुण, पैतृक गुण, आनुवंशिकी गुण, इसके साथ साथ जितने भी गुण हैं सभी गुणों को पता लगाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्योंकि बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइल है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइल यही बात पता करती है कि डीएनए फिंगर जो प्रोफाइल है इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, पकड़ लीजिएगा, तो इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि मैक्सिमम अगर बात किया जाए तो प्रत्येक जीवों में डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ होता है, और जो आपका डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ है, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ से, डीएनए की अगर मैं बात करूं तो डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ है, और इस डीएनए का जो ऑर्डर होता है सभी जीवों में, अगर कुत्ता होगा तो उसका जीन का क्रम सेम होगा, मतलब उसका जीन में क्या होगा, यही क्रम हो सकता है, लेकिन बीच में कहीं एक जगह पे डिफरेंट आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव, यानी जीव की बात करें, अलग अलग जीव की बात करें, प्रत्येक जीव का 99.5% डीएनए कैसा होता है, सेम होता है। अगर मेल है, अगर हम मानव जाति है तो मानव जाति का डीएनए कैसा होगा, 99.5% क्या होगा, सेम होगा। अंतर कितना आएगा, 0.5 का। और अब इस 0.5 के माध्यम से हम किसी भी जीव को या किसी भी मानव को या किसी भी जीव की पहचान कर सकते हैं अवशेष के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई हमको हड्डियां मिली, और इसके लिए उन्होंने शर्त क्या क्या बताई, शर्त देखिए, शर्त बताया इन्होंने कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जरूरी क्या क्या है, अवशेष के रूप में उन्होंने बताया कि अगर लार मिल जाए, आपराधिक गुणों में कहा कि अगर किसी व्यक्ति का लार मिल जाए, इसके साथ साथ क्या बताया, वेजाइनल फ्लो या वीर्य मिल जाए, उसके साथ साथ बताया, लार के साथ साथ बताया जड़ सहित बाल अगर मिल जाए, जड़ सहित बाल के साथ साथ बात किया जाए तो इतना कंपोनेंट, पसीना, ब्लड, जो भी कंपोनेंट, मतलब बॉडी के टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से अगर कोई भी अंग मिल जाता है, नहीं क्या क्या, एक तो सामान्य रूप से जड़ सहित बाल मिल जाए, जड़ सहित बाल, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। जड़ सहित अगर बाल मिल जाए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और अगर मान लीजिए वह कोई अपराध करता, अगर उसका बाल मिल जाता है तो बाल मिल जाएगा, तो बाल से पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति, जो बाल में जो डीएनए था उस बाल से यह पता लगा, लेकिन बाल कैसा होना, जड़ सहित, रक्त से लगा होना चाहिए। जड़ सहित अगर बाल मिल जाए तो उस बाल का डीएनए प्रोफाइल और उस व्यक्ति का ब्लड का डीएनए प्रोफाइल जब चेकअप किया जाएगा, तो जो प्रोफाइल मशीन में जब चेकअप किया जाएगा तो ये प्रोफाइलिंग मशीन कैसी देगी, उसका डीएनए और उसका डीएनए कैसा आएगा, सेम आएगा। और इसी आधार पे किसी भी व्यक्ति का आपराधिक गुण या किसी भी व्यक्ति का आपराधिक गुण हम पता लगा सकते हैं। और यही बात अलग जाफरी साहब ने बताया। यह आनुवंशिकी गुण का कॉन्सेप्ट क्या है, माता पिता द्वारा आया हुआ कैरेक्टर। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति का मान लीजिए मर्डर कर देता है, ठीक है, मर्डर कर देता है,
तो अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया गया, मर्डर के दौरान अगर उसने कोई भी चीज़ अपना कोई अवशेष छोड़ दे, जैसे जड़ सहित बाल छोड़ दे, रक्त अगर अपना गिरा दे, मतलब कंडीशन अलग अलग है, लेकिन अगर ऐसा कुछ मिल जाए, या फिर अगर किसी महिला के साथ कोई बलात्कार करता है उसमें अगर स्पर्म मिल जाए, इस तरह की अगर चीज़ें मिल जाती हैं उसके शरीर में, और कुछ समय के कुछ घंटों के अंदर अगर उस चीज़ का चेकअप कराया जाए और उसका चेकअप कराया जाएगा, तो जो उसके शरीर में मिला हुआ अवशेष है उस अवशेष का डीएनए प्रोफाइल और उसका व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का क्या पता चल जाए, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, ब्लड सैंपलिंग ले जाएगी। ब्लड सैंपलिंग अगर ली गई तो ब्लड सैंपल जब हम लेते हैं तो ब्लड सैंपल का और जो रक्त मिला हुआ है, जो उसका अवशेष मिला है, जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति का बाल मिल गया और रक्त का डीएनए, दोनों का डीएनए कैसा करेगा, सेम मैच करेगा। माता पिता, मान लीजिए कोई बच्चा अगर मान लीजिए किसी गर्भवती महिला के पेट में है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक दो केसेस भी आते हैं लेकिन अभी इस केस के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का पैतृक गुण, आनुवंशिकी गुण, दूसरी बात ये अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। लार मिल जाए अगर, ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे सीआईडी देखते होंगे, सीबीआई देखते होंगे, तो वो लोग जब जाते हैं वहाँ पे तो वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीकर छोड़ दिया या प्लास्टिक की बोतल पी के अगर यहाँ लगा दिया, अगर उसमें लार लग गए, मान लीजिए इसको मैंने टच किया, अगर यहाँ पे मेरी लार जा रही है, इसका मतलब मेरा डीएनए यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और मान लीजिए मैंने इससे किसी व्यक्ति को मार दिया और वो व्यक्ति मर जाता है, तो अभी इसको क्या करेंगे, वो ऐसे पकड़ेंगे और ले जाकर कहाँ भेज देंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर में। और हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है भारत में, ये भारत में कहाँ है, हैदराबाद में। अब मान लीजिए केस लेता हूँ एक, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया आपसे कि मैं किसी को मार दिया, अब अगर मान लीजिए इससे वो मर जाता है और ये बात प्रूव हो जाए कि हाँ ये मार्कर से ही व्यक्ति मरा है, इस मार्कर को सीधे पकड़ लिया जाएगा, हालांकि कोर्ट उस पर काम करेगा, लेकिन अगर इस मार्कर को सीधे पकड़ करके और इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, हैदराबाद में। अगर हैदराबाद भेज दिया गया तो इसका डीएनए जब प्रोफाइल निकलेगी, जो डीएनए ये वाली जो प्रोफाइल निकलेगी, इसका नाम रखा गया डीएनए प्रोफाइल, या डीएनए के साथ साथ अंगुली छापन नाम दिया गया। जब इसको वहाँ भेजा जाएगा तो इसका पहले एक कार्बन कॉपी निकल जाएगी। जब इसकी एक कार्बन कॉपी निकलेगी और फिर इसके बाद, मैं तो जीता जागता सबूत हूँ, ये बात प्रूव नहीं हो पा रही, लेकिन जितना तो है कि कोर्ट कहेगा कि ठीक है, कोई कह रहा है इसको मारा है, तो मेरे रक्त को क्या करेगा, मेरे रक्त के सैंपल को ले जाया जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अगर रक्त के सैंपल को ले जाया गया, या जो व्यक्ति ये काम किया है उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति का अगर रक्त का सैंपल ले जाया जाएगा, तो ले जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, जब उसका डीएनए प्रोफाइल तय किया जाएगा, उसका डीएनए प्रोफाइल अगर चेकअप किया जाएगा या मेरा अगर चेकअप किया जाएगा, तो इस मार्कर की जो डीएनए प्रोफाइल आई थी और हमारे जो रक्त के डीएनए प्रोफाइल आई थी वो कैसी होगी, सेम की सेम होगी। और इससे ये पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है जिसके डीएनए से क्या किया है, मैच किया है। ऐसे बहुत से केस आते हैं, लेकिन अब केस के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो रही है, फिर किसी दिन चर्चा आएगी इस पर टॉपिक करूँगा। लेकिन जो यहाँ से सवाल बनते हैं वो सवाल ये है, जुड़वा बच्चे के साथ क्या होता है, 99% नहीं बल्कि 100% क्या होता है, सेम होता है। अगर जुड़वा बच्चे का डीएनए, माता पिता का भी डीएनए अगर हम चेक कराएंगे तो सब कुछ सेम होगा, लेकिन 0.5% क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसी माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है, पैतृक गुण का पता लगाया जा सकता है, आपराधिक गुण का पता लगाया जा सकता है। दूसरी बात, कई बार तो वैज्ञानिक इस बात को भी प्रूव कर रहे हैं कि अगर पसीना मिल जाए तो पसीने, क्योंकि जितनी चीज़ हम पकड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम टच कर रहे हैं, इसको हम टच कर रहे हैं, तो मेरा डीएनए हमेशा ट्रांसफरेबल होता है, या किसी व्यक्ति का डीएनए हमेशा क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। इस कारण से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के आपराधिक गुण, पैतृक गुण या रैपिस्ट केस में अगर बात किया जाए तो रैपिस्ट केस में ये क्या किया पता लगाया जा सकता है। ये पूरी जो हमने बात बताई आपको, यह पूरी बात आपकी किस पर आ रही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
तकनीकी। इसका मुख्यालय याद रखिएगा भारत में कहाँ है, हैदराबाद में। इसे अंगुली छापन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, 1984 में कौन सा वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, कौन सा वैज्ञानिक पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी की खोज किया या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी बनाया? याद रखिएगा अलक जाफरी ने दिया था। फिर यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से अगर बात किया जाए तो 99.5% सभी जीवों का, अगर कुत्ता होगा तो दूसरे कुत्ते का डीएनए कैसा होगा, सेम होगा। कितने परसेंट? 99.5%। सिर्फ अंतर कितने का आएगा? 0.5% का। और यही डिफरेंट हमारा क्या करता है, पता लगा देता है। अवशेष का पता लगाया जाता है चाहे कितनी भी। दूसरी बात, अस्थि मज्जा में जो अस्थि मज्जा होती है, अगर उसका डीएनए मिल जाए, उसका अगर रक्त मिल जाए, तो यहाँ से भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगा सकते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा हुआ। यहाँ से सवाल बार बार ये पूछा जाता है। एक सवाल लास्ट में और निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ सवाल बनाया हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता किसे कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर अलक जाफरी को विश्व में। लेकिन भारत में इस पर काम किया था डॉक्टर लालजीत सिंह, BHU यूनिवर्सिटी के HOD रहे हैं। अब उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी को भारत में लॉन्च करने में बहुत सहयोग किया था। इस कारण से भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी के बारे में पूरा योगदान किसका जाता है? डॉक्टर लालजीत सिंह। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर लालजीत सिंह। डॉक्टर लालजीत सिंह को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भारत में पिता कहा जाता है। और अगर विश्व स्तर पे बात करेगा तो विश्व स्तर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर अलक जाफरी को। डॉक्टर अलक जाफरी को। तो ये मैंने इतना टॉपिक आपको बताया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको थोड़ा केस स्टडी कराता, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपकी काम की चीज़ इतनी है। बाकी तो डिटेल में मैं बात करता ही हूँ, उसकी बात नहीं है। तो यहाँ से इतने टॉपिक बन रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा, नहीं तो मैं अगले चैप्टर में चला आऊँगा। आपका एक चैप्टर स्टार्ट करूँगा पोषण, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, धन्यवाद। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, इसके साथ साथ शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आपका यार सपोर्ट ही तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर देख रहे हैं, कमेंट भी अब थोड़ा कम कर रहे हैं, पता नहीं। अगर वीडियो अच्छी नहीं बनी तो बिल्कुल अपना सुझाव दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप सुझाव दीजिए हमको। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करके आगे आपका चैप्टर ये ख़त्म कर दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।